यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 25 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 25 यहाँ पर जो रहेगा फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट नंबर दूसरा बोल सकते हो उसको, और 24 नंबर जो था वो पहला फुल लेंथ था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फुल लेंथ नंबर टेस्ट दूसरा और 25 नंबर ओवरऑल है, राइट। यहाँ पर जो टॉपिक है इसमें ज़्यादातर सब सब्जेक्ट होते हैं पूरा मिला करके, क्वेश्चन पेपर इसके होते हैं, ठीक है। आते हैं यहाँ से, और यहाँ पर करंट अफेयर्स जो रहेगी, करंट अफेयर्स यहाँ पर जो अभी यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पर इसमें शामिल होंगे, कुछ कुछ सभी सब्जेक्ट के लेकर के, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से इसमें बोला है भारतीय संविधान जो होता है उसके अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक जो उपचार है उसके अधिकार के संबंध में विचार करना है। पहली बात यहाँ पे इसे किसी कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए लागू किया जाता है यदि वह सीधे तौर पर किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। तो पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, यह संविधान की एक मूलभूत विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं और संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति होती है, लेकिन वह इसकी मूल संरचना को नष्ट या निष्प्रभावी नहीं कर सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर ये सब बातें बताई थी, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1, 2 दोनों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है ये वाला, ये टॉपिक आपको मैंने कराया था जो डेली टारगेट हम लोग कर रहे हैं। डेली टारगेट जैसे कि यहाँ पर डेली आपको टॉपिक दिए जाते हैं, अभी पॉलिटी का चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक मैं आपको दे चुका हूँ वहाँ पर पढ़ने के लिए दे चुका हूँ। साथ में मैंने इसके एमसीक्यूज भी कराए थे कम से कम 30 क्वेश्चन मैंने एमसीक्यूज कराए इन टॉपिकों के, ठीक है। जो भी हम लोग टॉपिक यहाँ पर देते हैं उस टॉपिक के एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं शाम को 6 बजे और सुबह टारगेट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जुड़ सकते हो, अगर आप नहीं जुड़े हो तो एकदम फ्री है, कोई चार्जेस आपको नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। अपने टॉपिक को, अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छा बना सकते हो और सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे सब लिखा हुआ है, सब ऑलरेडी वहाँ पर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, भारत में साख निर्धारण प्रणाली जो होती है, साख निर्धारण प्रणाली, उसके बारे में क्वेश्चन है। ये साख निर्धारण एजेंसियां उधारकर्ताओं द्वारा भविष्य के जो ऋण होते हैं उसमें चुकाने के संबंधित राय प्रदान कर सकती हैं, जबकि एक क्रेडिट ब्यूरो उधारकर्ताओं को द्वारा दी गई पूर्व में ऋण चुकाने की जानकारी प्रदान करता है। पहली बात क्या होगी? दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत में ऋण प्रतिभूति के साख जो निर्धारण होता है उसके लिए जारी करता कंपनी के द्वारा भुगतान किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, 18 महीने से अधिक परिपक्वता वाले जो ऋण होते हैं गैर सरकारी बॉन्ड्स के साख नियंत्रण अनिवार्य नहीं होगा इनमें। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी, है ना। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि इस भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सेबी ने 18 महीने से अधिक परिपक्वता वाली अवधि को जो सभी यहाँ पर गैर सरकारी जो ऋण है उसकी प्रतिभूति के लिए साख नियंत्रण जो होता है वो निर्धारित अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। और वाणिज्यिक जो प्रपत्र होता है जिसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स, उसके लिए भी साख नियंत्रण निर्धारित अनिवार्य माना जाएगा। तो ये गलत हो जाएगी बात। 1, 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से दूसरे का 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से स्थानों में से किसमें विषुवत रेखा से बढ़ती हुई दूरी के क्रम यहाँ पर व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। बढ़ती दूरी से अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो हमारा क्या होगा? देखो पहले हो जाएगा यहाँ से आपका जो स्टेटमेंट आएगा पहला, ये आएगा पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से होगा कि, तो हाँ पहले देखो डंकन पैसेज से स्टार्ट होगा, ये सही दे रखा है स्टार्टिंग वाला डंकन पैसेज, ठीक है। उसके बाद डंकन पैसेज के बाद आपका हो जाएगा डंकन पैसेज के बाद आपका पोर्ट ब्लेयर इसमें नहीं दे रखा है, और डंकन पैसेज के बाद आपका होगा यहाँ से बैरन द्वीप, फिर ठीक है बैरन द्वीप, उसके बाद आपका होगा नारकोंडम द्वीप, राइट। और उसके बाद लास्ट में आपका क्या आएगा? जो यहाँ से कोको जलटम मरुमत है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इस टाइप से, जी करेक्ट आंसर इसका डी सही होगा, ठीक है। आप देखो मैप में देखोगे तो इसके सहायता से मैप में आपको क्वेश्चन अच्छा सा समझ आएगा। ये मैप आपके पास रहना चाहिए हमेशा अगर टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो फुल लेंथ के पेपर, तो क्योंकि फुल लेंथ पेपर में कहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाए क्या है, तो आपको एक मैप रखना जरूरी है, ठीक है। मैप या आपके पास जो एटलस होता है वो होना चाहिए। तो क्या होगा? यहाँ से सभी करेक्ट है, मतलब मैच कर रहे हैं इसको हिसाब से जो यहाँ पे बताए गए थे, डंकन पैसेज, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप और जल डमरूमत कोको, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पुथु
लवणीय सजीवों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जो जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता, रासायनिक संरचना जो पीएच होता है वो महत्वपूर्ण होती है, और इनकी लवण की जो सांद्रता होती है प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी जाती है। अंतःस्थलीय जल में 5 से कम, समुद्र में यहाँ पर 30 से 35 तथा यहाँ पर कुछ अति लवणीय लवण में 100 से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो ऐसे जलीय जीव प्रजातियाँ जो लवणता में व्यापक परास जीवित और अनुकूल कर सकती हैं, ये क्या होगा, ये पृथ्वी लवणीय सजीवों का एक सर्वश्रेष्ठ बात बताएंगी। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी लवणीय होता क्या है, ये क्या होता है, जीव लवणता को एक व्यापक परास के प्रति अनुकूल करने में सक्षम होते हैं। मौली मछली जो होती है, कौन सी, मौली मछली पृथ्वी लवणीय जीव का एक उदाहरण भी है ना, जो स्वच्छ जल, अलवणीय जल, ये समुद्री जल में रह सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मौली मछली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मौली मछली के बारे में 4 बातें दे देगा, जब लेगा कि ये क्या है, ये स्वच्छ जल में रह सकती हैं। ठीक है, और ये पृथ्वी लवणीय जल की जो पृथ्वी लवणीय जो है उसकी विशेषता को बताती हैं। ठीक है, और ये व्यापक लवणता को प्रदर्शित करती हैं और ये उतार चढ़ाव को लेकर स्थापित कर, मतलब सही स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो याद रखना है इसके बारे में भी। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा ए यहाँ से 4th का करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर शहर के बारे में लिखा था। आंसर हो जाएगा 5वीं का करेक्ट आंसर सी 1 2 3 एक तो दुआरते, बारबोसा, निकोली कोंटी, अब्दुल रज्जाक, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 5वीं का सी करेक्ट है। मैंने अपना यूकेटी का जो पेपर कराया था, यूकेटी चैनल है अपना यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, तो यहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज कराया था, उसमें मध्यकालीन भारत का जो एक पेपर होगा आप देख सकते हो कौन सा पेपर है, दूसरा या तीसरा पेपर जो भी था शायद, ऐसा करके दूसरा तीसरा तो ज्योग्राफी का था, उसके बाद हाँ दूसरा या तीसरा, या मतलब एक तीसरे से 2 से लेके 6 के बीच में ही है। ठीक है, तो उसमें से क्या है, मैंने जो मध्यकालीन के क्वेश्चन कराए हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट विजयनगर को लेकर के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन कराया मैंने, क्योंकि विजयनगर यूपीएससी में हमेशा टॉपिक पूछता है और मैंने घुमा घुमा कर चीज़ों को रखी भी हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिलेगा यूकेटी का पेपर, वहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ऐसा आंसर क्या होगा, सभी तीनों करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 6, गोदावरी नदी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, पहला बोला है पेनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा। उपयुक्त नदियों में से कितनी गोदावरी नदी के बाएं तट की मिलने वाली सहायक नदियाँ होंगी। 6वें का आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, ये सभी तीनों बाएं के तट के मिलने वाली क्या होंगी, ये सहायक नदियों की। आंसर 1 2 3 सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 7, महालवाड़ी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। यह प्रणाली गंगा घाटी और उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू की गई थी। पहली बात। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 7वें का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ, पहली बात सही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर यह प्रणाली गंगा घाटी और उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू की गई थी। ठीक है, दूसरी बात है, सेकेंड बात यहाँ से, इसके अंतर्गत राजस्व बंदोबस्त गांव में उन परिवारों के प्रमुख के साथ किया जाना होता था जो सामूहिक रूप से गांव के जमींदार होने का दावा करते थे। ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, मालवाड़ी क्षेत्रों में भू राजस्व के समय पर संशोधन किया जाता था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, तीनों बातें सही है। आंसर 7वें का डी। क्वेश्चन 8, सिनेबार ज्वालामुखी क्षेत्रों में और तलछटी चट्टानों में पाया जाने वाला एक विशिष्ट चमकदार लाल खनिज है। यह निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रमुख अयस्क होगा। आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, पारा इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार करना है। देशी रियासत विलय, देखते हैं इसको। यह बोला है जूनागढ़। जूनागढ़ क्या होगा, जूनागढ़ यहाँ पर भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस कार्रवाई के बाद। ठीक है, नवा क्या होगा, 9वें नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से इसका जो होगा जूनागढ़ का, मैसूर, मणिपुर, जूनागढ़ जो था इसमें कश्मीर को लेकर के था, इसमें विलय के हस्ताक्षर के बाद ये क्षेत्र जो था पाकिस्तान विवाद का विषय बना हुआ था। और जूनागढ़ के नवाब में राज्य हिंदू बहुल प्रजाति के थे और पाकिस्तान में विकल्प चुना था। हस्तक्षेप करके जनमत संग्रह द्वारा कराया गया था, है ना जूनागढ़। इस प्रकार जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। कैसे, ये जो जनमत संग्रह करवाया गया था, है ना, पुलिस कार्रवाई बात नहीं मिला था, गलत हो जाएगा। हैदराबाद क्या होगा, हैदराबाद ये इस देशी रियासत में निजाम उल अली खान जो अली खान था उसमें
प्रारंभ में स्वतंत्र राज्य की मांग को लेकर के शामिल किया गया था, शामिल करने से इनकार किया था और लंबे समय तक चले गतिरोध के बाद आंतरिक अशांति के बाद भारत सरकार ने सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन पोलो के साथ यहाँ पर इसका विलय किया था। ठीक है, जनमत संघर्ष नहीं होगा, ये क्या होगा, पुलिस कार्रवाई होगा। इसका स्टेटमेंट यहाँ होना चाहिए, इसका यहाँ होना चाहिए, है ना, दोनों गलत हो जाएंगे। तीसरी बात है मणिपुर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एक बात यहाँ से सही होगी क्योंकि यहाँ पर मणिपुर का अपना संविधान और निर्वाचित विधानसभा थी और प्रारंभ में भारत में शामिल होने के लिए विषय में आशंकित था। ये बात सही है, एक बात इसकी करेक्ट है। कौन सी, तीसरी वाली। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। मैंने कहाँ पर कराया है, जो क्वेश्चन इसके शायद से यूकेटी का जो अपना पेपर है ना वहाँ पे कराया है, या तो मैंने जो कभी क्वेश्चन टारगेट दे रहा हूँ डेली वहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराया है। ठीक है, इनका पेपर भी कल आया हुआ है, बल्कि उससे पहले मैंने टारगेट में दे चुका हूँ टॉपिक ये सब आपको पढ़ने के लिए, और करा भी चुका हूँ इनके क्वेश्चन भी, है ना, ध्यान रखना है। और किसी से कॉपी भी नहीं, क्वेश्चन ये भी सोचोगे कि आप किसी से कॉपी नहीं, क्वेश्चन एकदम अलग, आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिखेंगे, नए क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से, है ना। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी है, जो शाम को मैं टॉपिक कराता हूँ डेली टारगेट के, उसके क्वेश्चन आंसर वो भी स्टैटिक होते हैं, है ना। क्वेश्चन 10 है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में संबंध में विचार करना है। ये देश का एक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10% का योगदान देता है। पहली बात, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये देश की जीडीपी का लगभग 3.4% का योगदान देता है, ना कि 10% का योगदान देगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 4% तक बोलता तो सोचा जाता है एक बार, है ना। भारत में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता हो गया, चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्माता होगा और वैश्विक उत्पादन में लगभग 67% योगदान देता है। ठीक है, हुआई, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, हॉनर, मतलब ऑनर जो है, ठीक है, और लेनोवो जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्रांड के लिए स्मार्टफोन बनाता है। सेकंड गलत हो जाएगा, पहला भी गलत है। आंसर क्या होगा, 1 2 सही पूछा तो कोई सही नहीं है, डी करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्नाटक युद्धों के संबंध में विचार करना है। प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध वर्चस्व हेतु यूरोपीय संघर्ष का भाग है, जबकि यहाँ पर दूसरा कर्नाटक युद्ध स्थानीय कारकों के कारण हुआ था। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के और भारत में सर्वोच्च शांति को लेकर के रूप में अंग्रेजों की स्थापना के साथ समाप्त हुआ था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से कर्नाटक युद्ध के बारे में एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के बारे में विचार करना है। IUCN के वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट पश्चिमी घाट को गंभीर चिंताजनक की श्रेणी में रखा है। इस संदर्भ में भारत की बातें देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कितने भारतीय राज्यों में और कितने पश्चिमी घाट में शामिल होंगे। कितने भारतीय राज्य पश्चिमी घाट में शामिल है बताना है। आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो इसमें 4 शामिल होंगे, है ना, 4 शामिल है। एक जो 5वां है वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो पश्चिमी घाट के विस्तार में गुजरात, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा इसमें नहीं है, कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु और केरल यहाँ पर होना चाहिए, और एक गुजरात क्या था, गोवा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है, यहाँ पे 4 सही हैं और लेकिन 6 होंगे जिसमें आंध्र प्रदेश नहीं होगा और आपका केरल हो जाएगा और गोवा हो जाएगा। आप लिख सकते हो पॉइंट को, तो 4 यहाँ से करेक्ट है सी। क्वेश्चन नंबर आगे 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हें पारितंत्र सेवाएं माना जाता है। किन्हें पारितंत्र सेवाएं माना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ये। एक तो मृदा निर्माण को लेकर के, पोषक तत्व का पुनर्चक्रण, वन्यजीव के लिए यहाँ पर पर्यावरण और जलवायु पर नियंत्रण जो होता है, इन सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, ये सभी जो हैं पारितंत्र सेवाएं क्या करते हैं, माने जाते हैं। आंसर 1 2 3 4 डी यहाँ से 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है स्वास्थ्य पर वन्यजीवों की रक्षा करना, शुद्ध करना उनको, ठीक है, सूखा बाढ़ के प्रभाव को कम करना, कार्बन के भंडारण के स्थल को लेकर के दर्जा प्रदान करना। तो ये 3 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन 14 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, मतलब इसमें पूरा कथन दे रखा है, उस आपका जो परिच्छेद और उसके बारे में किसकी बात कर रहा है। ये बोला वे एक भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का विरोध किया था और अपने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार ब्रह्मा, आत्मा और जगत मूर्ता भिन्न होते हैं, इसलिए भारतीय दर्शन की प्रणाली को समझाने के लिए सब दर्शन संग्रह का प्रतिपादन किया है।
ये किस भारतीय दार्शनिक का वर्णन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर। ये माध्वाचार्य की बात की जा रही है। माध्वाचार्य जो है ये 13वीं शताब्दी 13 सेंचुरी में द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था और शंकराचार्य के द्वैत दर्शन का विरोध किया गया था। ठीक है, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का विरोध किया था और द्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्मा, आत्मा और जगत पूर्णतः भिन्न माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किए गए या भारत में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के संबंध में विचार करना है। पुरस्कारों के लिए सिफारिशें करने वाली पद्म पुरस्कार समिति भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाती है। पहली बात 15 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर चयन प्रक्रिया के दौरान पद्म पुरस्कार समिति अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री नहीं बल्कि यहाँ पर कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएंगी, एक गलत हो जाएगा। सेकेंड, सरकारी सेवक जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्यरत कर्मचारी भी शामिल होते हैं समानता इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियों का समान माने जाते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पद्म पुरस्कार है ये आर्टिकल 18(1) के अंतर्गत उपबंधित उपाधियाँ टाइटल्स नहीं होते हैं और इनमें समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, ये गैर वंशानुगत मानव सम्मान है और इनके नाम से पहले या बाद में उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? यहाँ से आपको हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। ठीक है, सॉरी ये नहीं बी आंसर है, केवल बी सही था ना, 2 सही था, बाकी सब गलत थे। आगे आते क्वेश्चन 16। उससे पहले देखो ये जो टॉपिक था 15 नंबर है ना, ये क्वेश्चन 15 नंबर ये मैंने आपको डेली टारगेट में दे चुका हूँ। डेली टारगेट डे 5 था शायद, डे 5 या 6 जो भी डे था इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन बनाया था। उपाधियों को लेकर के टॉपिक को एक क्वेश्चन बनाया था मैंने। जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर बनाए उस पर टॉपिक भी ऊपर लिख दिए, कौन कौन सा टॉपिक है उपाधियों को अंत को लेकर के है ना, या फिर नीति निर्देशक तत्व को लेकर, तो ऊपर टॉपिक साथ में नीचे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक बार आप देखो करके उसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा क्वेश्चन करने में, आपको तरीका अच्छा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में सुर्खियों में रही ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2026 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 है 17। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में विचार करना है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन राज्यसभा सचिवालय द्वारा संचालित किया जाता है। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान का अनुच्छेद 324 जो है ये प्रावधान करता है कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के राज्य विधानमंडलों भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के यहाँ पर निर्वाचन का निर्देशन नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग से होगा, निहित होगा। पहली बात गलत हो जाएगी यहाँ से। सेकेंड बात है राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये बात करेक्ट है। 1 गलत है, दूसरा करेक्ट है। 1 गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी टॉपिक मैंने दे रखा था टारगेट में है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी करीब 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे वहाँ पर, देख सकते हो। आपको अगर इससे अच्छा और तैयारी करना है, इस टेस्ट से और बेटर आपको देखना है तो डेली टारगेट से आप जुड़ो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं शाम को 6 बजे से। ठीक है, सुबह 9 बजे आपको टारगेट मिलता है और शाम को इसके क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन 18। 18वीं शताब्दी में भारत के संबंध में जो मिसले थे उससे क्या तात्पर्य होगा? 18वीं सदी के जो संदर्भ में मिसलों है ना, मिसलों से क्या तात्पर्य होगा? देखो मिसलों से तात्पर्य कि जो सिख राज्य संघ है उससे संबंधित हो गए। ठीक है, ये मिसलें पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ सहयोग करती थी और वे मूल रूप से मिसलों के प्रकरणों पर निर्णय लेने के उनकी प्रमुख और अधिकारियों के चुनाव में सभी सदस्य जो थे वो समान अधिकार को लेकर समानता को सिद्धांत पर आधारित होती थी। ठीक है, और ये 18वीं सदी में 12 सिख मिसलों या राज्य संघों में संगठित होते थे जो प्रांत के विभिन्न भागों में कार्यरत होते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। 19 नंबर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पूछते ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के चीज़ों को कवर करना है ना। आगे आते 19 नंबर। औपनिवेशिक भारत में संबंध में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और सिंगार वेल्लू चेट्टियार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर कानपुर षड्यंत्र केस से होगा। ठीक है, तो कानपुर, मैं भी कानपुर का ही रहने वाला हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ से क्या होगा? आंसर 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन 20 नंबर है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश में या कौन से देश मेकॉन्ग गंगा समझौते से सदस्य होंगे? निम्नलिखित बोला कौन से मेकॉन्ग गंगा से होकर सदस्य। आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो कंबोडिया, ठीक है, दूसरा लाओ पीडीआर, राइट, तीसरा आपका वियतनाम, चौथा आपका थाईलैंड, ठीक है, पांचवा मलेशिया यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, मलेशिया यहाँ से क्या होगा? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
वियतनाम के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहल थी, राइट, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सचेतक के पद के संबंध में विचार करना है। उसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में शिष्टाचार सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था। पहली बात 21 का पहला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सचेतक विप जो होता है उसका पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान में है और न संसद के नियमों में और न ही किसी संसद की जो संसदीय संविधि है उसमें, ठीक है। ये संसदीय सरकार की जो परंपरा होती है उस पर आधारित होगा। और प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष का, संसद में एक सचेतक होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन में सहायक होना और सहायक नेता के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। पहली बात गलत है। सेकंड, सचेतक के निर्देशों का पालन न करने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सेकंड बात करेक्ट होगी, ठीक है। 2 करेक्ट है, बी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्फेसी अधिनियम 2002 के संबंध में विचार करना है। यह बैंकों को न्यायिक अनुमति के बिना डिफॉल्टरों की आवासीय और वाणिज्यिक परिसंपत्ति की नीलामी करने की अनुमति देता है। पहली बात 22वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। यह 1 लाख रुपए से कम ऋण पर लागू नहीं होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अधिनियम उन ऋणों पर लागू नहीं होता है जिनकी बकाया राशि 1 लाख रुपए से कम हो। तीसरी बात है सहकारी बैंक इन अधिनियम या इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सहकारी बैंक जो होते हैं सरफराजी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। 1 2 करेक्ट है, ए आंसर 22वें का सही है। क्वेश्चन नंबर 23 सिंधु जल संधि के संबंध में विचार करना है। ये 1960 में भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच हस्ताक्षरित हुई थी और इसमें विश्व बैंक के विश्व द्वारा मध्यस्थता की गई थी। पहली बात 23 का पहला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर यह संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित हुई थी, इसलिए यहाँ पर पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, इस संधि के तहत भारत को सिंधु झेलम और चिनाब नदियों के निर्बाध उपयोग को अधिकार है। सेकेंड बात यहाँ से नहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज, भारत को इनके जल के निर्बाध का उपयोग का अधिकार होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों गलत हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? पूछा सही नहीं कौन से हैं, मतलब कौन से गलती हैं, गलती पूछा है तो गलत हैं, तो दोनों गलत हैं, सी। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंग सॉक शब्द का सर्वोत्तम या सर्वाधिक रूप युक्त वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये वसंत ऋतु में हिम पिघलने के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल के जलाशयों जल निकायों में घुलने से संबंधित होता है। ये यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। इसके पश्चात जो पिघली हुई हिम जलधाराओं और नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगती हैं, ये धीरे धीरे झीलों में पहुंच जाती है। जो झीलों में इन अम्लों के रसायन पहुंचने से झीलों का होता पीएच मान अचानक अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है। इससे यहाँ पर वसंत संक्षोभ या वसंतकालीन अम्ल संक्षोभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन 25 देखते हैं, वह कौन सा पद है जो उस क्षेत्र का वर्णन करता है जहां पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप गर्म आर्द्र वायु का ऊर्ध्वाधर उत्थान होता है? आंसर हो जाएगा, तो किस क्षेत्र का वर्णन कर रहा है? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर, ये अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जिसको बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है, ठीक है। इनकी क्या विशेषता होती है? जैसे कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी दक्षिण में पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसरण करना, ठीक है। ऊर्ध्वाधर उत्थान को बादलों में निर्माण होता है और भारी वर्षा करते हैं, और ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र जहां अवतरण होता है वहां उपध्रुवी तथा निम्न दाब के क्षेत्र से भिन्नता होती है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र 30 डिग्री अक्षांश के आसपास अवतलित और शुष्क वायु क्षेत्र होता है, ना कि अभिसरण में, ठीक है। तो उपोष्ण वाला इसमें नहीं होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, 26 नंबर, अटल भूजल योजना के बारे में विचार करना है। ये भूजल प्रबंधन में सुधार हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी। पहली बात 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरा, ये जल की कमी वाले मध्य और पूर्वी राज्यों को कवर करेगी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि अटल भूजल योजना है, इसका लक्ष्य समुदाय आधारित सतत भूजल प्रबंधन प्राप्त करना, जिसे बड़े स्तर पर अपनाया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित राज्यों में, जैसे कि अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के चुनिंदा
जल तनाव वाले क्षेत्रों में भूजल संसाधनों को प्रबंधन में सुधार करना होगा। ठीक है, तो बोला कि यहाँ पर सिर्फ ये जल कमी वाले मध्य और पूर्वी राज्यों में ही कवर करते, तो गलत हो जाएगी बात, है ना। पहली बात सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, केंद्रीय भूजल बोर्ड इस योजना के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नोडल जो कार्यान्वयन एजेंसी है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय भूजल बोर्ड होगा। ये करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही है, आंसर बी करेक्ट आंसर है। 2 बातें। क्वेश्चन 27 है, भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में विचार करना है। यह वनीकरण और जल संरक्षण जैसी स्वैच्छिक पर्यावरणीय गतिविधियों को करने के लिए व्यक्तियों को या संस्थानों को व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट प्रदान करना होता है। पहली बात, 27 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 27 का से ये करेक्ट है। दूसरी बात बोले, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरणीय कार्यों के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन प्रदान करके विनियामक तंत्र को पूरक रूप में काम करना होगा। सेकेंड बात यहाँ से 27 का ये करेक्ट है। तीसरी बात है, कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित ग्रीन क्रेडिट का उपयोग केवल अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के तहत अनिवार्य कार्बन ऑफसेट दायित्व को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट जो होती है कार्बन क्रेडिट से भी भिन्न होते हैं। इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिवार्य कार्बन ऑफसेट दायित्व को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय इनका व्यापार चालू जो घरेलू मंच पर कर सकते हैं। साथ ही कंपनियों द्वारा इनका उपयोग अपने पर्यावरण, सामाजिक और शासन अधिदेश को लेकर के पर्यावरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तो तीसरी बात गलत होगी, पहला और दूसरा यहाँ से सही है। 2 बातें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें बोला है मानसून अवदाब सतह और निचले स्तरों में एक शीत कोर प्रणाली होता है, जबकि ऊपरी स्तरों में उष्ण कोर होता है। 28 का पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड, दक्षिण पश्चिम मानसून में मौसम के दौरान मौजूद निम्न ऊर्ध्वाधर पवन अवरूपण के कारण मानसून अवदाब सामान्यतः चक्रवाती तूफानों में तीव्र नहीं होते हैं। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान मौजूद उच्च ऊर्ध्वाधर पवन अवरूपण के कारण मानसून अवदाब सामान्यतः चक्रवाती तूफानों में तीव्र नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड गलत है, पहली बात यहाँ से सही होगी इसकी आंसर, क्योंकि यहाँ पर मानसून होता है ये पूर्व और यहाँ पर मानसून पूर्व और मानसून पश्चात, पहले और बाद में मौसम में बनने वाले अवसाद चक्रवाती तूफान उसमें बदल जाएंगे। और मानसून जो बाद में, अगर मानसून पश्चात मतलब मानसून के बाद में, तूफानों का औसत व्यास लगभग 1200 किलोमीटर होता है, जबकि मानसून पूर्व में ये मौसम से लगभग 800 किलोमीटर होता है। तो ये बात दोनों याद रखनी, क्वेश्चन यहाँ से भी घुमा के पूछ सकता है इसका। ठीक है, तो एक करेक्ट है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से आयोगों में किसने केंद्रीय बैंक की स्थापना की अनुशंसा की थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता था? आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर हिल्टन यंग आयोग से सही आंसर होगा। सरकार ने हिल्टन यंग आयोग 1925 की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया था, इसलिए यहाँ पर ये बात बी करेक्ट है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 29 हो गया। 30 बटलर आयोग यहाँ पर दिखा है। बटलर आयोग क्या होता है? देखो यहाँ पर दिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो जो बटलर आयोग है ये राज्यों और सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति की जांच करने को लेकर 1927 में बटलर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो 2 बातें आपको याद रखना है। अगर ये देख लिया तो हार्टोंग भी देख लेते हैं। हार्टोंग क्या है? देखो हार्टोंग क्या है? हार्टोंग ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा भारत में शिक्षा के विकास को लेकर सर्वेक्षण करने के लिए हार्टोंग समिति को नियुक्त किया गया था, और शिक्षा पर हार्टोंग समिति ने 1929 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें आपको याद रखना है। 30 भुगतान संतुलन BOP बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसके जो संबंध में विचार करते हैं। पोर्टफोलियो निवेश, विप्रेषण, यात्रा ऋण, यात्रा व्यय, रॉयल्टी, इनमें से कितने मद को भुगतान संतुलन आदर्श मदों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर, इन सभी चारों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 31 है पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना के संबंध में विचार करना है। कौन सा गलत है इसको बोल के? ठीक है, जो गलत होगा देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य होगा कि परंपरागत जो उद्योग है उस पर कारीगर तथा उत्पादकों को सामूहिक रूप से संगठित करना और इस क्षेत्र में उनके कारीगरों को दीर्घकालिक संधारणीयता के लिए
गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी उत्पादों के लिए उनकी सहायता करना। ठीक है। नोडल कार्यान्वयन एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग क्लस्टर के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा कयर नारियल की जटा आधारित क्लस्टर के लिए कयर बोर्ड नोडल कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य करेगा। डी यहाँ से क्या होगा 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन। यहाँ बोला कि योजना के तहत 10 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सही बात है ना। 31 का क्या होगा डी यहाँ से, मतलब जो बोला है कि गलत कौन सा बोला था, तो इस वजह से डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट का मतलब ये मत समझना सही है, जो गलत पूछा था स्टेटमेंट उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 32 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करते हैं। कथन 1, कथन 2। भारत के प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। पहली बात 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने संसद में अधिकार दिया गया था कि वह दो से अधिक राज्यों में अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को लेकर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, भारत के संविधान में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात क्या होगी? करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पहला गलत है और दूसरा सही है। डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, संसदीय बहुमत के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? पहली बात है, राज्य विधान परिषद के सृजन के लिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के राज्यों में विधान परिषद का सृजन का उत्साधन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत संसद किसी राज्य में परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प एक विशेष बहुमत से पारित करती है। तो पहला गलत है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। तीसरा, पूर्ण बहुमत की गणना उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को आधे से अधिक के आधार पर की जाती है। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण बहुमत का तात्पर्य सदन के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक में से होती है, चाहे वो उपस्थित हो या ना हो। तो तीसरी बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 गलत है, 3 गलत है और 2 सही है। बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 34, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद जो होता है बोल्ड क्विट, ये क्या है? बोल्ड किट है ना, बोल्ड किट QIT, ये क्या है? आंसर हो जाएगा 34 का, ये एक ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली जो होती है उसके तहत तकनीकी प्रणाली की स्थापित करना। ठीक है, और इससे विशेष रूप से उन अत्यधिक जो छिद्रयुक्तपूर्ण और तथा नदी जो सीमाएं होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था, जहां भौतिक बाड़ लगाना संभव नहीं है। ठीक है, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। सीमा की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से। ठीक है, डी। और ये कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में निरंतर जो भौतिक गश्त होती है उसकी आवश्यकता को कम करता है और मौसम की स्थिति में परवाह किए बिना 24/7 निगरानी प्रदान की जाती है इसमें। ठीक है। 35 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो अध्यक्ष के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में विचार करना है। ये सम्मेलन संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग दोनों की कार्यप्रणाली की एकरूपता का लाने का प्रयास करते हैं। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। दूसरी बात है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का पद अध्यक्ष होगा। ये भी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 1999 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्य लोक सेवा आयोग के आयोगों के अध्यक्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन का पद अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया था। सेकेंड करेक्ट है, पहला सही हो जाएगा, दोनों सही है। आंसर 35 का सी। 36 है, 36 यहाँ से पहाड़ियाँ और क्षेत्र, जवादी पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ी, धौलाधर पहाड़ी। देखते हैं इसको। ये बोला है पहला कि जवादी पहाड़ी दक्षिण भारत, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। राजमहल पहाड़ी पूर्वी भारत, ये भी बात करेक्ट है। पटकाई पहाड़ी पश्चिम भारत, ये भी बात क्या है? गलत हो जाएगी तीसरी वाली, क्योंकि पटकाई पहाड़ी या पटकाई बम जो होता है ये पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार सीमा पर स्थित है और ये पूर्वांचल श्रेणी का हिस्सा होता है और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड जैसे राज्यों में फैली हुई है। ये पश्चिम भारत में स्थित नहीं होगी, ये बात गलत है। ठीक है। चौथी बात देखते हैं, धौलाधर पहाड़ी उत्तरी भारत, चौथी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4 करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में विचार करते हैं। जिस कभी कभी प्रेषित होने वाले डेटा की छोटी मात्रा के लिए तार रहित संचार मानक होगा। पहली बात 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एनबी IoT के उपयोगकर्ताओं के लिए उपकरणों की विद्युत खपत अत्यधिक सुधार होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है हाल ही में BSNL ने भारत में विश्व का प्रथम उपग्रह आधारित नेटवर्क लॉन्च किया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 तीनों करेक्ट है। 37 का डी। ठीक है। 38 व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली प्लेटफॉर्म के संबंध में विचार कर रहे हैं। TREDS भुगतान एक या एवं स्वनिपटान प्रणाली अधिनियम के तहत अधिकृत एक भुगतान प्रणाली होगी। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म व्यावसायिक इकाइयों को उनकी स्वीकृत चालान को बैंकों को बेचकर त्वरित नकदी प्राप्त करने को मदद करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, सभी बड़े कॉरपोरेट जो होते हैं PSUs और MSME ट्रेड्स में विक्रेताओं के रूप में भाग ले सकते हैं। तीसरी बात गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो विक्रेता खरीदार और वित्त पोषक प्लेटफॉर्म पर भागीदार होते हैं। केवल यहाँ पर MSME और ट्रेड्स ही विक्रेताओं के रूप में भाग ले सकते हैं। ये कॉर्पोरेट, सरकारी बॉन्ड विभाग और कई यहाँ पर अन्य इकाई जो होते हैं वो भी खरीदार के रूप में भाग ले सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त बैंक NBFC, ठीक है, और वित्तीय संस्थान जो होते हैं वे वित्त पोषक के रूप में भाग ले सकेंगे। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से दो बातें सही है। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से स्वदेशी खेल, युद्ध कला और परंपराओं को विचार करना है। देखते हैं। पहली बात थांगटा, मल्लखंब, कलारीपट्टू और गतका, इनमें से कौन से खेलो इंडिया युद्ध गेम में अंतर्गत शामिल किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 39 का सभी शामिल किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर जो कलारीपट्टू है ये भी न्यूज़ में था, ये थोड़ा और अपडेट में याद रखना है क्योंकि कलारीपट्टू ये भारतीय मार्शल आर्ट है, उसकी एक युद्ध शैली है जिसकी उत्पत्ति वर्तमान में केरल में हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला। ठीक है, ये याद रखना है। और क्या न्यूज़ में था? और तो कुछ नहीं था। हाँ, ये थोड़ा इस बार न्यूज़ में ज़्यादा था। कलारीपट्टू याद रखना है, बाकी सभी यहाँ से करेक्ट होंगे। डी। आगे आते क्वेश्चन 40। IUCN द्वारा उपयोग की जाने वाली श्रेणियाँ विलुप्त, गंभीर से लुप्त, लुप्तप्राय, विलुप्तप्राय किसमें संबंधित जोखिम को निरूपण करती हैं? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर। ये पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियाँ मत मारना आंसर, बहुत तो प्रजातियों पे मारेंगे लेकिन पारिस्थितिक तंत्र इसका सही आंसर होगा 40 का, क्योंकि यहाँ पर IUCN की जो रेड लिस्ट है ये पारिस्थितिक तंत्र की श्रेणियों और मानदंड जो होता है का इसके वैश्विक मानक होती हैं और ये स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर लागू पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति को आकलन करने को लेकर होती हैं। और ये आकलन निर्धारित करते हैं कि क्या ये पारिस्थितिक तंत्र पतन के तत्काल विलुप्त होने की संभावना या सामना नहीं कर रहे हैं अथवा ये कहीं सुभेद और गंभीर रूप से विलुप्तप्राय हो सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर जो इसका आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके मानदंड और वैश्विक मानक जो होती है उसके स्तर पर आकलन करते हैं। ठीक है। 41 है अर्थशास्त्र के संबंध में विचार करना है। अर्थशास्त्र के संबंध में बाह्य कारक सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है किसको? ठीक है, देखो किसको करता है? जो बाह्य कारक होता है ये वे लाभ या हानि होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या फर्म या इकाई को तब प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति, फर्म या अन्य इकाई किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल होती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए लाभ या अच्छा बाह्य कारक उत्पन्न कर रहा है तो बाद वाला लाभान्वित पक्ष पहले वाले को कोई भुगतान नहीं करेगा। उदाहरण के लिए सड़कों और रेलवे के विकास उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उसके लिए अतिरिक्त आय के अवसर उत्पन्न करेगा। ठीक है, बी क्या होगा? 41 का आंसर हो जाएगा। 42 भूस्तरीय ओजोन के बारे में। भूस्तरीय ओजोन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है ये एक द्वितीयक प्रदूषक है और इसलिए किसी भी प्राकृतिक या मानव जनित स्रोत से सीधे उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है। पहली बात 42वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा निर्धारित भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता जो मानक है उसके तहत भूस्तरीय ओजोन में शामिल किया गया है। सेकेंड बात करेक्ट होगी। तीसरा, भूस्तरीय ओजोन के लिए या के निर्माण के लिए सूर्य का जल आवश्यक होगा, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होगा। ठीक है, तो तीसरी बात भी करेक्ट होगी कि सूर्य का प्रकाश विशेष रूप से पराबैंगनी विकिरण जो होती है और उन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है जिनके माध्यम से ये पूर्व में प्रदूषकों की और जो भूस्तरीय ओजोन का निर्माण करेंगी। साथ ही यहाँ पर इसी कारण के यहाँ पर क्या होता है कि जो ओजोन
प्रदूषण होता है आमतौर पर गर्म और धूप दिन वाले दिनों में सबसे अधिक समस्याजनक हो सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, याद रखने हैं। 42वीं का सी यहाँ से करेक्ट है सभी तीनों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी है, नोट करके पॉइंट इसके लिख सकते हो। 43 आते हैं, भारत में पर्यावरणीय आकलन की प्रक्रिया के संबंध में जो निम्नलिखित चरणों पर सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सार्वजनिक परामर्श, ठीक है, परियोजना की स्क्रीनिंग, विशेषज्ञ मूल्यांकन जो समिति होती है ईएसी, और यहाँ से EIA रिपोर्ट की जो पर्यावरण प्रबंधन योजना है ये, और पर्यावरण मंजूरी प्रदान करना। ठीक बोला है कि यहाँ पर इनमें से यहाँ पर कितने जो है ये सही कोड के हिसाब से मैच कर रहे हैं कालक्रम के अनुसार से यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो इसका सीरियल आएगा, यहाँ पे कालक्रम जो आएगा इनका ये आ जाएगा। पहले तो एक्स में होगा ये परियोजनाओं की स्क्रीनिंग करना, ठीक है, उसके बाद यही की रिपोर्ट है पर्यावरण योजना को लेकर के ये, उसके बाद चौथा हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको सार्वजनिक जो परामर्श है ये आएगा यहाँ से, राइट, तीसरा नंबर का, और उसके बाद यहाँ से जो आएगा विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और पर्यावरणीय मंजूरी, राइट। इस टाइप से जो आंसर हो जाएगा 43 का ए यहाँ से सही आंसर होगा। 44 है, जब श्वेत प्रकाश एक त्रिभुजाकार कांच में प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंगों की एक पट्टी एक वर्णक्रम स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है, तो इस परिघटना को किस रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण जो होता है ये वह परिघटना होती है जिसमें श्वेत प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म के वजह से पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर अपने सातों घटक रंगों को, जो विबज्योर होता है, बैगनी जामुनी कलर होता है ना, और नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब इसमें विभाजित कर देता है। ठीक है, विबज्योर मतलब जो वायलेट, राइट, और आई जामुनी मतलब यहाँ पर जो इंडिगो, ब्लू, ठीक है, मतलब ये, जी मतलब ग्रीन, वाई येलो, और ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबके नाम लिख सकते हो। तो जो आंसर हो जाएगा आंसर डी करेक्ट आंसर होगा 44 का निक्षेपण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 45 है, टार्डेलिलस लिखा है ना, हाँ, टार्डेलिलस की संधि 1494 के बीच हुई थी, किसके बीच? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर स्पेनिश और पुर्तगाली की यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, टार्डेसिलस संधि के तहत 1470 में पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने कीप वर्डे द्वीप समूह जो है उसमें पश्चिम से लगभग 1300 मील दूरी पर अटलांटिक महासागर की काल्पनिक रेखा द्वारा गैर ईसाई विश्व को आपस में विभाजित कर दिया था। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, भारत में संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों के संबंध में विचार करना है। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, निजी क्षेत्र या सामुदायिक भूमि स्थानीय लोगों की सहमति घोषित किए जाते हैं, उससे घोषित मतलब सहमति से घोषित किए जाएंगे, पहली बात करेक्ट है। सेकंड है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं ये मुख्यतः राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य जैसे सटे गलियारों के बफर जोन के रूप में बनाए जाते हैं, सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत विधिक रूप से अधिसूचित किए जाते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर यहाँ पर जो रिजर्व होते हैं ये वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, 1972 के अंतर्गत विधिक रूप से अधिसूचित नहीं किए जाते हैं। इन्हें प्राय यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, 1 2 करेक्ट है। 46 का आंसर 1 और 2 सही है। 47 आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक में इफेक्ट एज इफेक्ट है ना, एज इफेक्ट के संबंध में विचार करना है। ये दो विभिन्न पारितंत्र के बीच की सीमा की प्रजाति विविधता और जैविक गतिविधियों की वृद्धि को दर्शाता है। पहली बात 47 का पहला करेक्ट है। सेकंड, पर्यावरण विखंडन किसी भूदृश्य या एज में इफेक्ट को बढ़ा सकता है, सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण विखंडन बड़े सतत पर्यावरण को छोटे पृथक टुकड़ों में बांट देता है जिससे किसी भूदृश्य में आंतरिक पर्यावरण की तुलना में किनारी एज पर्यावरण का अनुपात बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप पूरी पारिस्थितिक तंत्र में एज इफेक्ट का प्रभाव अधिक बढ़ जाएगा। दोनों बातें करेक्ट हैं, सी। 48 है, भारत में उपग्रह प्रणाली के संबंध में विचार करना है। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली IRS का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए किया जाता है। पहली बात 48 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समानता आवश्यकताओं की पूर्ति अतिरिक्त यहाँ पर भारतीय सुदूर संवेदन मिशन प्राकृतिक संसाधन की निगरानी, महासागरीय और वायुमंडलीय अध्ययन के मानचित्रण अनुप्रयोग जैसे कि उनके विषयगत अनुप्रयोग पर आधारित होती है। उनका उपयोग स्थल जल संसाधन का अनुप्रयोग करना, ठीक है,
और जो श्रृंखला होती है उसमें देखना, महासागरीय वायुमंडल का अध्ययन करना, ठीक है, तो उसके लिए होता है। तो पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का उपयोग प्रसारण और दूरसंचार के लिए किया जाता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक होती है, जिसे भूस्तर कक्षा में स्थित नौ कार्यरत संचार उसको लेकर के यहाँ पर अधिक ट्रांसपोर्टर जो दूरसंचार, टेलीविजन, प्रसारण उपग्रह ये सब को लेकर के यहाँ पर क्या करती है, ये खोज और बचाव अभियान कार्यों को लेकर के सेवाएं प्रदान करती है। दोनों बातें करेक्ट है। 48 का आंसर 1 और 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है कथन 1, कथन 2, यदि तटीय समुद्री परिस्थिति तंत्र में समुद्री उदबिलाव की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उस पर्यावरण में केल्प फॉरेस्ट तेजी से विकसित होने लगते हैं। पहली बात 49 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट यहां से गलत होगा। हाँ, पहला गलत है स्टेटमेंट यहां से इसका। दूसरी बात यहां से टॉप डाउन ट्रॉफिक कैस्केड में शीर्ष परभक्षियों के समष्टि में परिवर्तन निम्न पोषी स्तरों पर आहार जाल की गति होती है उसको परिवर्तन कर देते हैं। ये बात करेक्ट होगी, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही, तो आंसर यहाँ से क्या होगा 49 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 50 नंबर है, भारत के वर्ल्ड एटलस के संबंध में विचार करना है। ये एक राष्ट्रव्यापी नागरिक विज्ञान पहल है जो पूरे भारत में पक्षी प्रजातियों के वितरण और प्रचुरता के दस्तावेजीकरण करती है। पहली बात 50 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट होगा। दूसरी बात है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट और संरक्षण नियोजन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहां से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन एटलस की प्रमुखता उपयोगिता होती है कि यहाँ पर एक मजबूत आधार डेटा तैयार करना जिसके माध्यम से जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान जो प्रजाति समृद्धि उसको समझा जा सके और भविष्य में इनके अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सके। तीसरी बात है ये एटलस केवल प्रवासी पक्षियों पर केंद्रित होती है और स्थानीय पक्षी प्रजातियों को शामिल नहीं करती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एटलस परियोजना किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी पक्षी प्रजातियों को सम्मिलित करेगी। इसमें स्थानीय और प्रवासी दोनों प्रकार के पक्षी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए केरल का बर्ड एटलस 361 प्रजातियों पर दर्ज की गई हैं जो अत्यंत दुर्लभ से लेकर अत्यधिक प्रचुर तक थी। वास्तव में शुष्क ऋतु में ये प्रजातियों की संख्या वर्षा ऋतु की तुलना में अधिक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, ये यहाँ से आंसर है। तो इस टाइप से क्या किया हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को यहाँ से पूरे कवर कर लिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए। हम लोग क्या करेंगे 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे कल पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो आज मैं डेली टारगेट कराया, डेली टारगेट जाके देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है ना। सिस्टमेटिक ढंग से आपको तैयारी वहाँ पर कराई जा रही है, क्या टॉपिक दिए जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जुड़ सकते हो उससे, एकदम फ्री है, कुछ नहीं करना है। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, डेली आपको टारगेट मिलेगा और आपको जो कुछ पूछना है आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी पूछना है, राइट। और अभी मैंने सुबह करा दिया था एक टेस्ट यहाँ पर फॉर्मेस का पार्ट 2, वो भी आप देख सकते हो यहाँ से, राइट। और उसके बाद अभी मैं लेके आने वाला हूँ शाम को 6 बजे जो डेली टारगेट जो मैंने दिया उसके स्टैटिक टॉपिक जो मैंने दिए हैं, ठीक है। स्टैटिक टॉपिक के मैंने क्वेश्चन निकाल के आपको लेके आऊँगा, कम से कम 30 क्वेश्चन प्लस बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो वो सब आपको 6 बजे शाम को देखने को मिलेंगे, वो भी आप देख सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो कहीं आपको नहीं मिलेंगे देखने को, सिर्फ मैं आपको यहाँ से एक ही क्वेश्चन निकाल के छांट के बना के लाता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो शाम को 6 बजे वो भी एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।